ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। तो मिनेसोटा में क्या हो रहा है? मैं पहले ही उस बड़े अरबों डॉलर के घोटाले के कुछ हिस्सों को कवर कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो एक अथाह गड्ढा है। जितना ज़्यादा आप इसमें गहराई से देखते हैं, जितनी ज़्यादा जांच करते हैं, घोटाला उतना ही बड़ा होता जाता है, धोखाधड़ी उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, निक शर्ली का, जो बस एक यूट्यूबर हैं, और उन्होंने वो सब कर दिखाया है जो हमारे सभी मुख्यधारा के मीडिया चैनल्स भी नहीं कर पाए। चाहे वो केबल न्यूज़ नेटवर्क हो या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इनमें से कोई भी इस अरबों डॉलर की धोखाधड़ी को उस तरह उजागर नहीं कर पाया जैसे इस नौजवान ने किया। मैं बताता हूँ उसने क्या किया। वो सिर्फ एक लड़का है जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, कोई महंगा उपकरण नहीं है। तो निक शर्ली जाता है। ये डे केयर सेंटर जो सोमालियों के मालिकाना हक में हैं, मिनेसोटा सरकार से करोड़ों डॉलर का बिल ले रहे हैं, जबकि ये बस नाम के डे केयर सेंटर हैं। मतलब वहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। इसे देखिए। हम यहाँ इस मोहल्ले के अंदर एक स्ट्रिप मॉल के बीच में हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में इस सुविधा को, जिसकी लाइसेंस 74 बच्चों के लिए है, 126 मिलियन टैक्स के पैसे दिए गए। यहाँ कोई बच्चा नहीं है और सभी की सुविधाएं व हालत एक जैसी है। चलो देखते हैं कि क्या कोई खोलता है। हाँ, चलो देखते हैं। मैं फिर कोशिश करता हूँ, पर बेटे जोई के लिए जगह नहीं मिलती और दरवाज़ा नहीं खुलता। मैं अपने बेटे जोई को डे केयर में डालना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे जोई के लिए एक जगह चाहिए। क्या ये आपका डे केयर सेंटर है? मैं वहाँ काम करता हूँ, क्या हुआ? मैं बच्चे को डे केयर में डालना चाहता हूँ, लेकिन सभी सेंटर बंद हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। क्या आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, मैं करता था, क्या हुआ? बच्चे कहाँ हैं? यहाँ लिखा है कि ये 74 बच्चों के लिए लाइसेंस प्राप्त है। यहीं मिनेसोटा राज्य में 2025 वित्तीय वर्ष में इन्हें 126 मिलियन का भुगतान मिला। इनकी क्षमता 74 बच्चों की है। कब? बच्चे कहाँ हैं? यहीं पर, मिनेसोटा राज्य की वेबसाइट पर। वो इसमें शामिल है। ओह, उन्हें पता चल गया कि हम जेल जा रहे हैं। जब तक टिम वॉल्स कमान संभाले हुए हैं तब तक नहीं। तुम यहाँ काम करते हो और तुम्हें पता नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं पहले वहाँ था, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। जब तुम यहाँ काम करते थे तब कोई बच्चे थे क्या? वह वहाँ गया। कितने? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? हाँ। तुम यहाँ काम करते थे, ठीक है, तो फिर तुम कोई मदद नहीं कर सकते। क्या मैं बेटे को डे केयर में रख सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। किसी से बात कर सकता हूँ? नहीं। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जो यहाँ रह सकता है। अंदर कौन है? जोई। मेरा बेटा जोई है। क्या मैं डे केयर देख सकता हूँ? नहीं। क्या आप अपना बच्चा यहाँ इस डे केयर में रखते हैं? वहाँ एक बच्चा है। वो हमारा अपना बच्चा है। असल में क्या आप जानते हैं अगर ये एक असली बिजनेस है? हाँ, मैं भी आपसे डरती हूँ, मैं अपने जैसे कैसे रहूँ? तुम मुझसे डरती हो? हाँ, वो उसके रंग से डरती है। तुम उन लोगों के देश में आई हो जिनका रंग उसके जैसा है। जैसे ये क्या है दोस्तों? तुम लोग इसे कैसे सहन करते हो मेरे प्यारे गोरे लोगों? सच में तुम लोग इसे बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? गोरे लोग इस धरती पर सबसे कम नस्ल भेदी लोग हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इस तरह बात नहीं कर सकते। आप मिडिल ईस्ट के मूल निवासियों से इस तरह बात नहीं कर सकते, या यहाँ तक कि अफ्रीका में भी आप नहीं कर सकते। सिर्फ गोरे लोग ही इसे अनुमति देते हैं। सच में मैं आपको सलाम करता हूँ। असल में नहीं, मैं आपको सलाम नहीं करता। हम गोरे लोगों के धैर्य के बारे में बात किया करते थे। आप जानते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी और प्रवासी समुदाय के बीच में हम ऐसे ही हुआ करते थे। देखो, गोरे लोग कितने अच्छे होते हैं। वो इतने अच्छे क्यों हैं? उनके पास कितना धैर्य है, उनके पास कितनी सहनशीलता है। माफ़ कीजिए, यही आपकी कमजोरी बन रही है। आपको ये सब सहने या बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके पास जाती है, कहती है मुझे आपसे डर लगता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी पोल खुल गई है, उसकी पोल खुल गई है। मेरे रंग के कारण आपने कहा कि आप मुझसे डरते हैं। क्या इसका मतलब है कि आप नस्लभेदी हैं? हाँ, नहीं। आपने कहा कि आपको मुझसे मेरे रंग की वजह से डर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कहा कि आपको मेरे रंग की वजह से मुझसे डर लगता है। इसका मतलब है कि आप नस्लभेदी हैं। तो अभी वे सब गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि वह इस व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन के कागजात दिखा रहा है। 74 बच्चे कोई बच्चा नहीं। उसने एक महिला और बच्चे को देखा, दरवाजा खोला। तो अब वे सब गुस्सा हो रहे हैं। ये पैसा किस पर खर्च किया गया था? तो वे मिनेसोटा सरकार और साथ ही संघीय सरकार को भूखे बच्चों को खाना खिलाने के नाम पर ठग रहे थे। जैसा कि पता चला, वो सब कुछ झूठ था, बस बकवास थी। वे किसी को भी खाना नहीं खिला रहे थे। अब वे सरकार को बच्चों की देखभाल के नाम पर ठग रहे हैं, जबकि वे किसी भी बच्चे की देखभाल
नहीं कर रहे हैं। ये लोग और कौन से घोटाले कर रहे हैं? 26 मिलियन अफगानिस्तान, वहाँ बच्चे नहीं हैं। उसके बाद वहाँ बच्चे हैं। सो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे माफ कीजिए। क्या आपके यहाँ कोई बच्चा है? क्या किसी के पास है? वे 74 बच्चे कहाँ हैं? क्या आपने इन्हें खो दिया? क्या आपने उन्हें मार डाला? मुझे किसी को कॉल करनी है। क्या आपने उन्हें खाया? बच्चे कहाँ हैं? मुझे लापता बच्चों के लिए एम्बर अलर्ट जारी करना है। हाँ, क्या ये बच्चे लापता हैं? मुझे पुलिस को बुलाना होगा। ये मेरा मामला नहीं है। बच्चे लापता हैं। 74 शिशु और छोटे बच्चे प्री स्कूल से। वह व्यक्ति वहीं है। कहीं भी कोई बच्चा नहीं है। तुमने अपने देश के साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों, सच में तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्यों? माफ करना, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। क्या आप और देखना चाहेंगे? इससे मिनेसोटा के कई सोमालियों को गुस्सा आ रहा है। इस सोमाली आदमी की सुनो, इसके पास तुमसे कहने को कुछ है। तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो सिर्फ दूसरों की जेब देखने मिनेसोटा गए और ऊपर से गलत जानकारी भी फैलाई? सुनो, बस इतना ही मैं कहूंगा भाई, मैं कहूंगा कि ये हद से बाहर जा रहा है। लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसे सोमालिया राज्य में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे माफ करना। सोमालिया राज्य, ये मिनेसोटा है। तुम बेवकूफ हो। डिपोर्ट करो। माफ करना, कोई और हल नहीं है। सामूहिक निर्वासन ही एकमात्र हल है। बस यही है। आप नहीं कर सकते। हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जो एकीकरण और समावेश के लिए तैयार नहीं हैं। वे आपको सिर्फ सोने का अंडा देने वाली बड़ी मुर्गी मानते हैं, वफादारी नहीं। वे आपसे नफरत करते हैं, वे आपकी जाति से नफरत करते हैं, वे आपकी संस्कृति से नफरत करते हैं, वे नफरत करते हैं। जाहिर है हर कोई ऐसा नहीं है। मैं सांस्कृतिक स्तर पर बात कर रहा हूँ। संस्कृतियाँ, ठीक है, संस्कृतियाँ। संस्कृतियाँ इस तरह नहीं मिलती। बहुसांस्कृतिकता का यह विचार, मुझे माफ़ कीजिए, कुछ संस्कृतियाँ शत्रुतापूर्ण होती हैं, वे हमेशा शत्रुतापूर्ण ही रहेंगी। मुस्लिम संस्कृति, चाहे आप अफ्रीकी, मध्य पूर्वी या दक्षिण एशियाई मुस्लिम हों, लेकिन उनके अपने गौरव के उद्देश्य हैं। इस्लाम कभी दूसरे नंबर पर नहीं होता। सोमालिया की स्थिति, मैं इन लोगों से बहुत परेशान हूँ भाई। ये हमसे नफरत करते हैं, बस हमें अकेला छोड़ दो। हमें अकेला छोड़ दो। कुछ सोमाली लोग अपनी समुदाय के व्यवहार के लिए माफी मांगने के बजाय और ज्यादा अड़ जाते हैं। ठीक है, मैं पाकिस्तानी समुदाय को इसलिए बुलाता हूं क्योंकि मुझे जिम्मेदारी महसूस होती है। यह मेरे लिए और भी ज़्यादा फर्ज बन जाता है। भले ही जानते हो ये मेरा चुनाव नहीं था कि मुझे अपनी पहचान पाकिस्तान के साथ साझा करनी पड़े, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी समुदाय या मुस्लिम समुदाय के बुरे व्यवहार को उजागर करना मेरा और भी बड़ा फर्ज बन जाता है, क्योंकि किसी न किसी तरह मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि अरे हम सब एक जैसे नहीं हैं, तो आपको उनकी गलतियों को उजागर करना होगा। आपको यह फर्क और ज़्यादा साफ दिखाना होगा। लेकिन जो वे करते हैं वह यह है कि वे कहते हैं अरे हम सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वे अपने ही समुदाय के बुरे लोगों की भी निंदा नहीं करते। इसका क्या मतलब बनता है? मुस्लिम समुदाय और पाकिस्तानी समुदाय के बुरे लोगों को उजागर करना अब मेरी दोहरी जिम्मेदारी बन गई है, ताकि दिखा सकूं कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। इसे देखो, इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं है। यह मिनेसोटा में एक पुलिस अधिकारी है। वह एक शब्द भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, और वह कह रहा है कि उसने पुलिस फोर्स इसलिए ज्वाइन की है ताकि वह सोमाली समुदाय की सेवा कर सके। अगर आप सामान्य श्वेत अमेरिकी हैं और मदद चाहते हैं, तो क्या वह सोमाली समुदाय को प्राथमिकता देगा? शायद हाँ। मैं मनोविज्ञान जानता हूँ। ये लोग बहुत ही जातिवादी हैं, खुद कहते हैं। पहले के समय में लोग ऐसे जज्बात छुपाया करते थे, लेकिन अब वे इन्हें दुनिया भर में खुलेआम दिखा रहे हैं। हम यहाँ सोमालिया में हैं जनरल। हमारा उस पर इन पर। वे शरणार्थी के रूप में आए थे, इसलिए उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पूरी तरह मानवीय आधार पर शरण दी गई थी कि ठीक है, जानते हो क्या, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें तुम्हारे ही देश में मार रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं, तो हम तुम पर दया करेंगे और तुम्हें यहाँ रहने देंगे। आप सोचेंगे कि शरणार्थी बाकी आर्थिक या कुशल प्रवासियों से भी ज़्यादा उस देश के प्रति अधिक आभारी होंगे जिसने उन्हें शरण दी है। ये लोग मजबूर थे, सोचते हैं शुक्र है आपने जान बचा ली। अगर कोई कुशल प्रवासी आता है तो उसमें थोड़ा घमंड या अकड़ हो सकती है। अरे देखो, मेरे पास PhD है, मैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था में योगदान और लाखों का टैक्स दे रहा हूं, तो तुम सोचोगे
ठीक है, और वैसे भी यही तो प्रवास का मकसद था। प्रवास का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम दुनिया भर से सबसे बेहतरीन दिमागों को लें और उन्हें अपने देश के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। यही तो प्रवास का पूरा मकसद था। आप गरीब देशों से हारने वालों को नहीं लेते, आप देशों से जीतने वालों को लेते हैं। यही उद्देश्य था। लेकिन इन लोगों को देखिए, ये लोग शरणार्थी बनकर आए थे और अब अमेरिका के प्रति इनका रवैया देखिए। निर्वासित करो। अस्कर सोमालियाई मुजरी जरीम। अब हमारे पास केंद्र है जहां हम उन लोगों की मदद करते हैं जो यहाँ रहते हैं, हमारी भाषा समझते हैं लेकिन संस्कृति नहीं समझते। हमें समझते हैं तो कोई और आ इसीलिए हम अलग हैं। इसीलिए हम विदेशियों या गोरे अधिकारियों से अलग हैं। हम अलग हैं। इंशाल्लाह। और मैं फिर से कोशिश करूंगा और हो सकता है कि मैं एक सिपाही बन जाऊं, चाहे वह किसी भी जगह का हो या सोमाली का हो। चाहे आप अपने वतन में हो या विदेश में, यह आपके लिए काम करता है। इसीलिए सब यहाँ मेहनत करते हैं ताकि आप देख सकें। यहाँ लोगों, सबसे पहले मुझे नहीं पता कि ये पश्चिमी सरकारें इतनी झुक क्यों रही हैं। मैंने ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है। वे टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर या किसी जांच की ज़रूरत है। उन्होंने ये संदेश अलग अलग भाषाओं में भेजना शुरू कर दिया है, जैसे उर्दू, अरबी या हिंदी। क्यों 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 जानते हो, कई बार मैंने देखा है कि ये अतिरिक्त सुविधाएं प्रवासी खुद नहीं बल्कि उनके अपने लोग मांगते हैं। क्योंकि मुझे याद है 2000 के शुरुआती दशक में दुनिया बहुत अलग थी। ठीक है, हम प्रवासी थे, हमें पता था कि हम एक विदेशी देश में आए हैं। हमने मदद की उम्मीद नहीं की क्योंकि लगा वे आसानी से कह सकते हैं वापस जाओ। हमने उनसे यह नहीं कहा कि हमारी मातृभाषा में बोर्ड लगाओ क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं हैं। उस वक्त अधिकतर प्रवासियों की यही सोच थी। और फिर वोकिज्म आना शुरू हुआ और ये गोरे लोग, ये उदारवादी गोरे लोग कहने लगे, ओह जानते हो क्या, आओ हम साइन बोर्ड्स तुम्हारी भाषा में बदलें और तुम्हें कुछ पैसे भी दें। प्रवासी लोग ऐसे थे। लेकिन क्यों, आप इतना झुक क्यों रहे हैं? एक सभ्यता जो अपनी खुद की मूल्यों और संस्कृति का सम्मान या सुरक्षा नहीं करती, उसे जीवित रहने का हक नहीं है। यह बस समझ नहीं आता, पश्चिम कैसे जीवित रह सकता है अगर खुद पश्चिमी लोग ही उसकी रक्षा नहीं करना चाहते। ये लोग अपने मकसद और पहचान के प्रति बहुत वफादार और देशभक्त हैं। इन सोमाली लोगों को देखो, इनके पास कुछ नहीं, फिर भी ये सोमाली होने पर गर्व करते हैं। हम सोमालियत को अमेरिका में ले जाएंगे, हम अपनी सोमाली पहचान को अमेरिका में लाएंगे। और यही बात पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और सभी के साथ है। लेकिन गोरे लोग ही कहते हैं, ओह क्या यह खूबसूरत नहीं है? नहीं, यह खूबसूरत नहीं बल्कि भद्दा है। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी संस्कृति की रक्षा करो। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे यह नहीं चाहिए। ब्रुसेल्स में इसे देखो। यह क्या बकवास है? तुमने अपने देश के साथ ऐसा क्यों किया? यह क्या है? यह क्या है? दिखने में दुश्मन जैसे लोग। तुम इतने रूखे क्यों हो आदमी? तुम इतने रूखे क्यों हो? क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मैं जहां चाहूं वहां शूट कर सकती हूँ। हाँ, ये क्या है? सच में दोस्तों, ये क्या है? ये पूरे पश्चिम में हो रहा है। यूरोप तो गया, लेकिन आप इसे होने क्यों दे रहे हैं? क्यों? कृपया ऐसा मत कीजिए। इसे देशद्रोह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो खैर, वो था अमेरिका। हाँ, जैसा वे कहते हैं, यह तो हिमखंड की नोक भी नहीं है। वास्तविक संख्या दसियों अरब डॉलर में हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है। ठीक है, एक नई रिपोर्ट आई है। स्वीडिश करदाताओं के 100 मिलियन डॉलर से अधिक मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े इमामों ने निजी स्कूल और किंडरगार्टन चलाकर चुराए और अब देश छोड़कर भाग गए हैं। कुछ पैसे सोमालिया के सेक्स क्लबों में गए। किसने सोचा था? स्वीडन के सबसे बड़े अखबारों में से एक एक्सप्रेसन की एक धमाकेदार जांच में खुलासा हुआ है कि इस समूह ने स्कूल वाउचर और कल्याणकारी फंड में 1 बिलियन स्वीडिश क्रोना से अधिक की लूट की है। स्कूल वाउचर, हाँ बिल्कुल अमेरिका जैसा। ओह, हम बेघर बच्चों को खाना दे रहे हैं। देखो, हम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। वे आपके नरम दिल का फायदा उठाते हैं। ओह मेरे भगवान!
उन्हें पता है गोरे लोगों का कैसे शोषण करना है। उनमें से एक पूर्व सांसद अब्दुर्रज़ाक वाबिरी ने पैसे निकाल लिए, तो वह एक पूर्व सांसद थे, जैसे उन्हें अपने अपनाए हुए देश में सबसे बड़ा सम्मान मिला था कि वे पद संभाल सकें। 2019 में स्वीडिश सुरक्षा सेवा ने इमामों के एक समूह को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना था। फिर भी स्वीडन बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखता। यह इतना मुश्किल नहीं है, उन्हें पकड़ना शुरू करो, निर्वासित करो। यह इतना मुश्किल नहीं है। सच में यह इतना मुश्किल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ये पश्चिमी सरकारें लोगों की नागरिकता रद्द करना इतना मुश्किल क्यों समझती हैं। मैं देख रहा था, यूके के कानून में एक बहुत स्पष्ट प्रावधान है जहां होम सेक्रेटरी सार्वजनिक हित के आधार पर किसी की भी नागरिकता रद्द कर सकते हैं। यही प्रावधान शमीमा बेगम पर भी लागू किया गया, जो ISIS की दुल्हन थी। तो वे मोहम्मद हिजाब को क्यों नहीं पकड़कर कह सकते कि तुम्हारी नागरिकता रद्द कर रहे हैं। यह जनहित के लिए अनुकूल नहीं है। इनमें से 5-10 लोगों के साथ ऐसा करो, देखना बाकी सब भी लाइन में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, शायद इसकी वजह यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, और जितना ज्यादा समय वे रीढ़ दिखाने में लगाएंगे उतना ही ज्यादा इसका उल्टा असर भी होगा। भूतिया स्कूल। हुसैन ने स्कूल और प्री स्कूल चलाए, जिनके जरिए करोड़ों रुपए माल्टा के निजी व्यक्तियों और चरमपंथी समूहों तक पहुंचे। वह सेक्स क्लब, जिहादी समूह और अन्य चीजें चला रहा है। अधिकांश स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कभी चरमपंथ के कारण तो कभी अल कैपोन वाले तरीके से, आर्थिक अपराध। स्वीडिश टैक्सपेयर्स का पैसा बच्चों की बजाय लग्जरी जीवन, कट्टरपंथी इस्लामवाद और सोमालिया के सेक्स क्लबों में खर्च हुआ। समाज के लिए दोहरा नुकसान। दोहरा। ठीक है बेवकूफ़ों, मिनेसोटा वापस चलते हैं, वहां और भी धोखाधड़ी है। तो भूखे बच्चों को खाना खिलाना, डेकेयर में बच्चों की देखभाल करना, क्या आपको लगता है बस इतना ही है? नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। चलिए इस महिला की बात सुनते हैं, वो क्या कहती हैं। मिनेसोटा की रियल्टर ने सोमालियों द्वारा किए जा रहे हाउसिंग और होम हेल्थ फ्रॉड का खुलासा किया। अरे, किसने कहा था कि सोमाली लोग होशियार नहीं होते? यह तो काफ़ी हाई IQ वाली चीज़ है, जब तक कि उन्हें कुछ अमेरिकियों जैसे टिम वॉल्ट्स ने मदद न की हो। कौन जानता है। मिनेसोटा में एक स्थानीय रियल्टर ने बताया कि सोमाली लोग मिनेसोटा के टैक्स पैसों से लोगों को ठगने का नया तरीका अपना रहे हैं। सिर्फ उनके समुदाय में ही सोमाली लोगों ने 455 से ज्यादा घर खरीद लिए हैं। वे घर खरीदते हैं और दावा करते हैं कि इन्हें होम हेल्थ केयर सेंटर बना रहे हैं। वो कहती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि सोमाली लोगों ने घर खरीदे? क्योंकि वहां अचानक शानदार गाड़ियां दिखने लगती हैं। मर्सिडीज और BMW जैसी शानदार गाड़ियां ड्राइवे में हैं। उसने कहा, कानून के मुताबिक राज्य इन घरों का निरीक्षण नहीं करेगा और यह भी नहीं देखेगा कि इनमें कोई ग्राहक है या नहीं। उसने यह भी कहा, एक रियल्टर के रूप में वह खरीदारों को ये नहीं बता सकती कि सोमालियाई लोगों ने वह घर खरीदकर उसे होम हेल्थ केयर सेंटर बना दिया है। उसने कहा, ये घर हाल ही में जेल से रिहा हुए लोगों को भी रख सकते हैं और पड़ोसियों को इसकी जानकारी जरूरी नहीं है। लेकिन उसने कहा, इन घरों में से कई में तो क्लाइंट्स भी नहीं रहते, फिर भी राज्य हर महीने क्लाइंट्स के नाम पर उन्हें चेक भेज रहा है। सोमालियाई लोग कहते हैं कि ये क्लाइंट्स इन घरों में हैं और ये सोमालियाई लोग हर साल इन घरों से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सोमालियाई लोगों ने बिल्कुल सही योजना बना ली है कि कैसे मिनेसोटा के टैक्स पेयर्स से उनका पैसा ठगा जाए। वे इसी पर निर्भर हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और मिनेसोटा की सरकार इतनी आलसी है कि वे जाकर इसकी जांच भी नहीं करती और ये देखने की भी कोशिश नहीं करती कि क्या इन घरों में वाकई में कोई क्लाइंट्स रहते हैं या नहीं। मिनेसोटा में धोखाधड़ी बहुत गहरी है। आपके विचार जरूर बताएं। एक नौकरशाह यह कैसे नहीं देख सकता कि अचानक हम बहुत ही अजीब अजीब नामों पर ढेर सारे चेक जारी कर रहे हैं। मुझे क्यों यकीन नहीं होता कि यह सिर्फ अज्ञानता है, यह सिर्फ लापरवाही है। इसमें जरूर मिलीभगत रही होगी। टिम वॉल्स अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन सकते थे। मैंने उससे देखा, वह बहुत दयनीय और उबाऊ है। आप जानते हैं, एक राजनेता में कुछ तो प्रभाव होना चाहिए, कोई आभा होनी चाहिए, कोई करिश्मा होना चाहिए। लेकिन टिम वॉल्स तो बस एक फिसड्डी है। मुझे लगता है वह इल्हान उमर का गुलाम है। उसकी ऊर्जा भी वैसी है। तो क्या हो रहा है? क्या हम बस बातें ही करते रहेंगे या फिर कोई कार्रवाई भी होगी? जनता कार्रवाई की मांग कर रही है।
ओह, अमेरिका की प्रतिक्रिया बताने से पहले सोमाली घोटालों की लंबी सूची में एक और घोटाला जुड़ गया है। ठीक है, मैं बस इसे समझना चाहता हूँ। जब तक ये सब मेरे दिमाग में ताज़ा है, मैं सब कुछ बाहर निकाल देना चाहता हूँ। मैं खोजी पत्रकार एरिक रासमुसेन 5 आई विटनेस न्यूज से हूँ। मैंने हाल ही में बर्न्सविल मिनेसोटा में एक घर की जांच की, अब्दी केर मिडल नामक व्यक्ति के बारे में जानकारी ढूंढते हुए। क्या आपको पता है कि वह कहाँ है? 2022 में वह अपने बॉस और फीडिंग आवर फ्यूचर के 45 लोगों के साथ देश से भाग गया जब उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगने वाला था। जांचकर्ताओं के अनुसार टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदा गया घर फेडरल अधिकारियों ने जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या आपको पता है कि सरकार इस घर को जब्त करने की कोशिश कर रही है? यह उनकी पूर्व पत्नी की आवाज है, ऐसा उस युवती ने बताया जिसने मुझसे दरवाजे के जरिए बात की थी। पूर्व पति। वह कहती हैं, कुछ साल पहले सरकार आई थी और उन्होंने सब कुछ सुलझा लिया था। सारा सवाल यही है कि अब्दी किर मिडल अभी भी इस घर के मालिक के रूप में सूचीबद्ध हैं। और जाहिर है यहाँ के पड़ोसियों के मन में भी सवाल हैं कि सारी धोखाधड़ी से मिली रकम को वापस पाने की कोशिशों के साथ क्या हो रहा है। हर प्रकार के घोटाले और धोखाधड़ी हैं। मुझे लगता है इन नौकरशाहों पर आपराधिक लापरवाही का आरोप होना चाहिए। वे सार्वजनिक पैसे ऐसे कैसे बांट सकते हैं जैसे मिठाई हो? मुझे कुछ भी मुफ्त में क्यों नहीं मिलता? क्यों? जो लोग कानून का पालन करते हैं और कुछ गलत नहीं करते, उन्हें हमेशा सबसे बुरा ही क्यों मिलता है? मेरा मतलब है, मुझे अचानक 2 मिलियन एक्स्ट्रा मिल जाएं और बस कह दें, हैरी माफ करना, दातो दी जानती, हम कुछ करने के लिए बहुत आलसी हैं, तो बस रख लो, ठीक है, पैसे रख लो। हमें ऐसा क्यों नहीं मिलता? ठीक है। नकली डे केयर व हेल्थ केयर सेंटर्स, घर खरीदकर एक्स वाइफ्स को देना और ऐसे बच्चों को खाना खिलाना जो असल में नहीं है। और क्या तुम शर्त लगाते हो? और भी है। कैसा रहेगा नकली ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों का? मैंने देखा कि ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां इधर उधर घूम रही हैं। मुझे यकीन है कि उनके सोमाली नाम थे। हमेशा एक सोमाली ड्राइवर होता था और मैंने कहा अच्छा है, वे वहाँ बाहर हैं, परिवहन में योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कभी कोई यात्री नहीं था, कभी भी नहीं। और मैंने कहा ये सारा परिवहन क्या है, वे क्या कर रहे हैं? फिर मुझे पता चला कि मिनेसोटा में उनके पास गैर आपातकालीन चिकित्सा परिवहन नाम की कोई चीज़ है। तो ये डेंटिस्ट के क्लिनिक जाना हो, थेरेपी हो या कुछ भी हो सकता है। मैंने पूछा ऐसी कितनी कंपनियां हैं? रिसर्च में पता चला कि 1020 में से 800 से ज़्यादा कंपनियां सोमाली के मालिकाना हक वाली हैं। मिनेसोटा राज्य से कोई भी कभी ये जांच नहीं करता कि क्या वास्तव में कोई दंगा हुआ था या नहीं। उन्होंने चेक लिख दिया। मैंने सभी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां देखी। अरे ये कभी खत्म ही नहीं होता, अरे ये बस कभी खत्म नहीं होता। तो जेडी वेंस ने इसका जवाब दिया है। यह पूरा वीडियो है। असल में यह निक का पूरा 42 मिनट लंबा यूट्यूब वीडियो है। वह इसमें और विस्तार से बताते हैं। मैं लिंक विवरण में डालूंगा। जे पट्टी वेंस बोले, इस बंदे ने 2024 के पॉलिटिशियंस प्राइज जीतने वालों में से किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी पत्रकारिता की है। मिनेसोटा की घटना हमारे सिस्टम में हो रही इमिग्रेशन धोखाधड़ी का उदाहरण है। राजनेताओं को यह पसंद है क्योंकि उन्हें सत्ता मिलती है। वेलफेयर और धोखेबाजों को यह पसंद है क्योंकि वे अमीर हो जाते हैं और आप और मैं, हमें नुकसान होता है। लेकिन यह एक जीरो सम गेम है और वे मिनेसोटा के लोगों से पैसा और राजनीतिक शक्ति दोनों चुरा रहे हैं। तो काश पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और वे कह रहे हैं कि FBI मिनेसोटा में हाल ही में सोशल मीडिया रिपोर्ट्स से अवगत है। हालांकि सार्वजनिक बातचीत के ऑनलाइन बढ़ने से पहले ही FBI ने मिनेसोटा में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी योजनाओं को खत्म करने के लिए अपने कर्मचारियों और जांच संसाधनों को बढ़ा दिया था, जो संघीय कार्यक्रमों का दुरुपयोग कर रहे थे। टैक्स दाताओं से चोरी और कमजोर बच्चों को लूटने वाली धोखाधड़ी मिनेसोटा और पूरे देश में FBI की शीर्ष प्राथमिकता बनी रहेगी। FBI ने $250 मिलियन की धोखाधड़ी योजना खत्म की, जिसमें कमजोर बच्चों की संघीय खाद्य सहायता चुराई गई थी। कोविड के दौरान मैंने वह कहानी अलग से कवर की थी। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें कार्रवाई चाहिए। और हम सभी जानना चाहते हैं कि इल्हान उमर ने इसमें सुविधा देने में कितनी भूमिका निभाई। कुछ तो है, कुछ मुझे बताता है कि इसमें उनका हाथ था। ठीक है, कुछ मुझे बताता है। ये मेरा काम नहीं, ये FBI का है कि वो इसका पता लगाए।
लेकिन ये जानते हुए कि तीसरी दुनिया के एक ठग का दिमाग कैसे काम करता है, वो साफ सुथरी नहीं है। मेरे लिए उसके खिलाफ दांव लगाना काफी मुश्किल होगा। अगर मैं सही दांव लगाऊं तो मैं यही कहूंगा कि उसमें उसका भी हाथ था। तो ओह, वैसे बस एक गुजरती हुई कहानी है। ये एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। इटली में हमास के लिए करोड़ों जुटाने के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार हुए। वही कहानी फिर दोहराई गई। इटली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर 2 साल से ज्यादा समय में हमास के लिए लगभग 7 मिलियन यूरो जुटाने का आरोप है। यह पैसा दिखावे के तौर पर फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए मानवीय सहायता के रूप में इकट्ठा किया गया था। तो ये जो भी वीडियो आप गाजा में फिलिस्तीनियों के दुख झेलने के देखते हैं, उनमें से बहुत से लोग क्राइसिस एक्टर्स हैं और वे आपकी सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। कृपया हमें कुछ पैसे दें, हमें बाहर जाने दें और इन लोगों की नकली खून और मेकअप के साथ मदद करने दें। यही आम तौर पर होता है। तो पूरा मामला ही गड़बड़ है। ये एक सर्कस है। पूरा मामला एक बहुत बड़ा धोखा है। अब और बहकावे में आने का समय नहीं है। ठीक है, अब बस ये कहने का समय है कि ये हमारा मामला नहीं है, समझे? दूर जाओ, अपने मसले खुद सुलझाओ, अपनी जंगें अपने देश में खुद लड़ो। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां से जाओ, देश से बाहर करो।